कैरियर मैनेजमेंट सेशन में, इस कैरियर काउंसलिंग सेशन में मैं डॉक्टर चेतन रायकवार, कैरियर एंड बिजनेस कोच फ्रॉम ऊर्जा काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग, आपको यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर बताने आया हूँ जो कैरियर काउंसलिंग का इम्पोर्टेंस, या मैं कहूँ कि कैरियर मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस जो है वो आज मैं आपको बताने आया हूँ यहाँ पर। इससे कैरियर मैनेजमेंट सेशन कैसे होगा, तो वन बाय वन हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वो फैक्ट्स एंड फिगर क्या है वो हम देखते हैं। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो थर्ड नंबर पे आता है इस पूरे वर्ल्ड में। मोर देन 800 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो यहाँ पर हैं, 39,000 प्लस कॉलेजेस हैं, मोर देन 750 जो हैं वो कोर्सेस हैं, और 2 करोड़ प्लस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। आप देखते हैं इस एजुकेशन सिस्टम में हमें क्या क्या मिलता है। हर साल 30 लाख बच्चे यूजी और पीजी से पास आउट होते हैं। नेक्स्ट, उनमें से 35% जो है वो एम्प्लॉयबल है, यानी बाकी के जो 65% बच्चे हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। उसको मैंने क्या मीनिंग है अनएम्प्लॉयबल का, कि उनको ये फॉर एग्जांपल अगर उन्हें इंजीनियरिंग किया है या मैनेजमेंट किया है तो वो अपना या तो स्ट्रीम चेंज कर देते हैं या वो किसी दूसरे कोर्स में चले जाते हैं। मींस वो सेम कोर्स में अपना जॉब और अपना पीजी जो है वो परस्यू नहीं करते हैं। तो 35% रेट है सिर्फ एम्प्लॉयबल स्टूडेंट का, और उनमें से भी अगर देखें तो 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा इंडिया जो है इज ए यूथ कंट्री, और यहाँ पर 30% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। और सबसे दुख की जो बात है कि हम हर घंटे में, यानी कि एवरी आवर वी लॉस वन स्टूडेंट ड्यू टू दिस स्टडी प्रेशर, ड्यू टू दिस अनएम्प्लॉयमेंट। हम हर घंटे में एक बच्चा जो है वो सुसाइड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इतना अच्छा हमारा इन्वायरमेंट है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम थर्ड नंबर पर है, और हमारे यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटीज की कमी नहीं है, कॉलेज बहुत सारे हैं, कोर्सेज की मल्टी वेराइटी जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, उसके बाद भी अगर ये रिजल्ट्स आ रहे हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है वो 35% एम्प्लॉयबल है और 20% जॉब सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है, और इसके बाद भी 30% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, जो भी आप यहाँ पर अवेलेबल हैं, बहुत ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतना सब होते हुए हमारे यहाँ पे एक ऐसा कोई फिक्स सिस्टम क्यों नहीं है कि बच्चे जो हैं वो अपना करियर मैनेजमेंट कर पाए, साथ ही साथ वो अपने स्किल और पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट, कोर्स या करियर चूज करें। तो वो जो सिस्टम है वो है कैरियर मैनेजमेंट, जो मैं आज आपको यहाँ बताने आया हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पूरा सेशन जो है हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो है कि आप ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, जिससे आप सही कैरियर जो है वो चूज कर सकें। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हम अपने टैलेंट के अनुसार, अब यहाँ पर अगर आप 10th के पास आउट बच्चे हैं तो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, 12th के आप पास आउट बच्चे हैं तो आप कोर्स और करियर के बारे में सोच रहे होंगे। तो हम यहाँ पर कॉमनली इंटरचेंजली हम वर्ड यूज करेंगे अलग अलग, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपने अकॉर्डिंग देखना। आप अगर ऐसे पेरेंट्स यहाँ पर आए और अगर आपका कोई बच्चा है जो 9th क्लास से छोटी क्लास में भी है तो ये सेशन आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे जो है वो टैलेंट के अनुसार हम कोई कोर्स या करियर नहीं चूज करते हैं, टेम्परेरी इंटरेस्ट के अनुसार चूज करते हैं। और आपको यहाँ पर मैंने वर्ड जो यूज किया है टेम्परेरी इंटरेस्ट। टेम्परेरी इंटरेस्ट हर 3 महीने, हर 6 महीने में चेंज हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अवर इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करना बहुत जरूरी है, और वो भी परमानेंट इंटरेस्ट। हम लाइफ में छोटी छोटी चीजों की बहुत प्लानिंग करते हैं, चाहे वो बर्थडे प्लानिंग हो। और आप देखेंगे अगर हमको किसी के यहाँ शादी में जाना है तो हमारी ड्रेस कौन सी होगी, बर्थडे पार्टी में जाना है तो कौन सी ड्रेस पहनना है, कोई सी इवेंट प्लान कर रहे हैं, कोई सी पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो हम बहुत प्लानिंग करते हैं। बट लाइफ का, जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन की जब बारी आती है वो है करियर प्लानिंग। हम उसको या तो बहुत कम टाइम देते हैं या शायद प्लानिंग करते ही नहीं है। किस तरीके से हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम कोर्स सिलेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पे भी मैं अभी आगे आऊंगा। सफलता के दायरे केवल उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि अगर हम देखें पीसीएम के बाद अगर आईआईटी की एग्जाम है या पीसीबी के बाद नीट की एग्जाम है,
कॉमर्स के बाद अगर हम IPM, क्लैट, ये जो सारी एग्जाम है और इनसे मिलने वाले रेप्यूटेड कॉलेज, नो डाउट अगर ये कॉलेजेस हमें मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। बट सिर्फ इसी कॉलेज में जाने वाले बच्चे सक्सेसफुल हैं ऐसा कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पर जो बच्चे जाते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, यहाँ पे जो बच्चे नहीं पहुंच पाते वो भी सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फिक्स जो कैटेगरी कर दी है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने से ही सक्सेस मिलेगी, तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज मिस्टेक, दिस इज मिथ। और जो नेक्स्ट है वो है कि हम हमारे अकॉर्डिंग, मतलब स्टूडेंट या पेरेंट्स या एक सोसाइटी के द्वारा बनाई गई एक बेस्ट कैरियर लिस्ट है, वो कैरियर लिस्ट भी मैं आपको अभी शेयर करूंगा आगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है आगे जो है कैरियर जो है वो प्लान कर रहे हैं। कुछ हटके अगर करने की बात करें, कुछ अगर यूनिक करने की बात करें, वो हम नहीं करते। हम केवल उस कैरियर को बेस्ट समझते हैं जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो मैंने आपको बताया 20% जॉब सेटिस्फैक्शन कैटेगरी है। इसका क्या मतलब है कि अगर कुछ ज्यादा पैसा मिल भी रहा है लेकिन अगर जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है तो लॉन्ग टर्म में हम उस जॉब को टाटा बाय बाय कर देते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि ग्लैमर और फैशन से प्रभावित होकर गलत कैरियर चुनना। यहाँ पे मेरा ये बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है कि आप अगर फैशन डिजाइनिंग की तरफ, आप अगर फिल्म मेकिंग की तरफ जा रहे हैं तो वो आपका रॉन्ग डिसीजन है। बट पहले ये चेक कर लीजिए कि आपके अंदर वो स्किल, वो टैलेंट है या नहीं जो आपको इस कैरियर को परस्यू करने के लिए होने चाहिए। नॉर्मली हम इन्फ्लुएंस होकर इन कैरियर को ऑप्ट कर लेते हैं बिना सेल्फ एनालिसिस के या बिना किसी साइंटिफिक टेस्ट के। हम इन जो पर्टिकुलर चीजें हैं कैरियर, इनको हम ऑप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कैलकुलेशन है कि बिना सेल्फ एनालिसिस का जो कैलकुलेशन है वो आगे जाके जो है वो प्रॉब्लमेटिक ही हमको मिलने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज है कि हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें या कोई साइंटिफिक टेस्ट लें, उसके बाद ही अपने करियर को ऑप्ट करना है। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग करियर को चुनना, हम या तो सेल्फ एक्सपेक्टेशन करते हैं या पेरेंट्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग करियर चूज कर लेते हैं। ये मेरी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने वीडियो जो है वो ऑफ रखें ताकि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर बनी रहे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि 10th और 12th के बाद जब भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता नहीं मिलती है, भाई आज तो ऑलमोस्ट 50 लाख स्टूडेंट पर एनम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनमें से आपको पता है कि जो सक्सेस रेट है वो हार्डली 2 to 4% है, क्योंकि सीट्स ही इतनी है। तो यहाँ पर जब भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और जब नहीं मिलता है तो हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं। और ऑप्शन जब चूज कर लेते हैं, अगर वो पूरे मन से किए हैं, दिल से किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें टैलेंट नहीं, क्योंकि हमने 2-3 साल तैयारी की है उस चीज की, इसीलिए से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने IIT की 2 से 3 साल तैयारी की है और आप उसी कोर्स को आपको करना है, इस वजह से आप उस कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हम उस 65% कैटेगरी में आ जाएंगे जो ग्रेजुएशन के बाद अपना जो स्ट्रीम है वो चेंज कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 10th के बाद एक सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, 12th के बाद एक कोर्स सिलेक्शन होता है, ग्रेजुएशन के बाद एक और मौका मिलता है। तो हमारा जो साइकिल चल रहा है वो कैसा है, 10th के बाद हम फटाफट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स कि PCM, अगर मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आए हैं तो हमने PCM ले लिया, मैथमेटिक्स से डर लगता है, नहीं बनता है तो वी गो फॉर PCB, अगर ज्यादा पढ़ाई नहीं बनती है तो वी गो विथ कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी मिथ है। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं तो भी आप ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के साथ जा सकते हैं। ये देखना है कि आपको कौन सा प्रोफेशन इन फ्यूचर सूट करने वाला है, और वो कैसे पता चलेगा वो आज हम यहाँ बताने वाले हैं आपको। तो 10th और 12th के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर कोई सफलता नहीं मिलती है तो वो अल्टरनेटिव ऑप्शन के साथ चले जाते हैं। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि कंफर्ट जोन के अनुसार, भाई हम इतनी पढ़ाई कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंग अपने करियर को चुन लेना। अभी जो करंट ट्रेंडिंग करियर ऑप्शंस है उनमें से करियर को चुन लेना। जरूरी नहीं है कि करंट ट्रेंडिंग अगर अभी ऑप्शन है तो इन फ्यूचर वो कंटिन्यू रहने वाला है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो कैसा है कि करंट ट्रेंडिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं, आपको जो है ऐसा करियर ऑप्शन चूज करना जिसका स्कोप आज से 5 से 7 साल बाद भी रहे। स्टेटस के अकॉर्डिंग या स्टेटस को मेंटेन करने के लिए करियर चुनना, ये
जो एक जो है स्टेटस वाला जो कैलकुलेशन है, ये कई पेरेंट्स के साथ एसोसिएटेड है कि हमारा बच्चा जो फॉर एग्जांपल कि हम इन्हें ये किया हुआ है तो बच्चा भी यही करेगा, और कहीं ना कहीं हम उस पर एक प्रेशर जो है वो लाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं, फिर कैरियर में स्कोप एनालिसिस नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप एनालिसिस का मीनिंग है आप जो भी सब्जेक्ट या जो भी कैरियर चूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आईआईटी की या जो लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें से 95% बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रीम ही नहीं पता है तो स्कोप एनालिसिस तो बहुत दूर की बात है। सो यहाँ पे बहुत फोकस्ड होके, लेजर शार्प फोकस होके आपको अपना स्कोप एनालिसिस करना है, करियर का स्कोप एनालिसिस करना है, और कौन सा प्रोफेशन आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं ये भी आपको स्कोप एनालिसिस में देखना होगा। सारे करियर ऑप्शन का नॉलेज, सारा करियर ऑप्शन का नॉलेज लीजिए। अभी मैं आपको यहाँ पर एक पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें बताऊंगा किस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग करियर ऑप्शन का नॉलेज जो है वो यहाँ पर दिया है। और लास्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सिर्फ एजुकेशन बेस्ड करियर पर फोकस करना, स्किल बेस्ड करियर पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो 15 मिस्टेक्स हमने देखी, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% बच्चे आफ्टर 10th या ड्यूरिंग 11th 12th या आफ्टर 12th फोकस करते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। तो नेक्स्ट है फैक्ट्स टू नो बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कौन से फैक्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करने के पहले? मैं फिर बोल रहा हूं, 20 लाख जो बच्चे हैं हर साल जेई की प्रिपरेशन करते हैं, और बहुत बहुत आपको भी पता है कि उसमें सीट्स कितनी हैं। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, ये बच्चे को पता है, बच्चे के पेरेंट्स को भी पता है। लेकिन अगर उसका लॉजिकल स्किल, अभी मैं यहाँ पर आपको अलग अलग स्किल्स बताने वाला हूँ, लॉजिकल स्किल अगर उसका टॉप 3 में नहीं है, दे आर 8 टाइप ऑफ स्किल्स, 8 प्रकार के स्किल होते हैं, उसमें लॉजिकल जो है वो एक स्किल है जो पढ़ाई के काम आता है। अगर वो हमारा स्किल टॉप 3 में नहीं है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए और उसको कैसे मैनेज किया जाए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन का स्तर माने कि आईक्यू जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप रैशनली कैसे थिंक करते हैं, लॉजिकली, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बारी आती है तो वहां पर हमको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, सेल्फ मैनेजमेंट भी करना है, जो आगे के पॉइंट्स में मैं बताने वाला हूं। तो रैशनल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द करंट एरा, इमोशनल क्वेश्चन एंड एडवर्सिटी क्वेश्चन। EQ आप जानते हैं, एडवर्सिटी मींस प्रेशर टेकिंग कैपेसिटी। आप देख रहे हैं कि अभी की जो सिचुएशन चल रही है, EQ और AQ IQ से ज्यादा यूज हो रहे हैं इन दिस कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन। सो आपको अपना EQ, अभी EQ और AQ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में परफॉर्म करते हैं तो IQ से ज्यादा EQ और AQ परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। कोई क्वेश्चन देखा और अगर वो नहीं आता है तो माइंड में टेंशन हो जाना मींस आपका अपने EQ और AQ पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे ऊर्जा काउंसलिंग और ट्रेनिंग में हम आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताते हैं जिससे आप अपने EQ और AQ पर कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है कि हमको राइट हैंड को आगे की तरफ फॉरवर्ड करना है, आगे की तरफ घुमाना है, और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ मूव करना है। ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। मींस राइट हैंड को आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जब हम इसको साथ में करेंगे तो शुरू में हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन विद इन 1 वीक प्रैक्टिस हम इसको कर पाएंगे। EQ और AQ इससे बैलेंस्ड होता है। तो ऐसे बहुत से टेक्निक्स होते हैं, स्पेशली स्टूडेंट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो आपको सीखनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट जो है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका डिसीजन मेकिंग स्किल कितना है, हर एक व्यक्ति का अपना डिसीजन मेकिंग स्किल होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। आपका कौन सा टाइप का है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्विक एंड करेक्ट डिसीजन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप क्विक एंड लेट डिसीजन लेते हैं तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको परफॉर्मेंस में वर्कआउट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर रॉन्ग बट क्विक लेते हैं तो भी वर्कआउट करना पड़ेगा, एंड रॉन्ग एंड लेट लेते हैं तो फिर तो
100% वर्कआउट करने की जरूरत है। तो आपका डिसीजन मेकिंग किस कैटेगरी में आता है, किस क्वाड्रेंट में आता है, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आप पर्सनालिटी टेस्ट जो है उसकी मदद से आप अपना डिसीजन मेकिंग स्किल जो है पता कर सकते हैं। डीएमआईटी टेस्ट है उससे पता कर सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल अभी आगे बताऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अब फिफ्थ फैक्ट्स पे आ रहे हैं। हर पर्सन का जो है मोटिवेशन लेवल अलग अलग होता है। टोटल 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप का जो होता है वो सेल्फ मोटिवेशन, उनको पढ़ने का बोलना नहीं पड़ता है, वो अपना पूरा फोकस जो है पढ़ाई पर रखते हैं। सेकंड टाइम के उनको हफ्ते में 2 से 3 बार पुश देना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है पढ़ने के लिए। थर्ड और फोर्थ टाइप में एक काउंसलर की और एक ट्रेनर की और एक पेरेंट्स की बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बहुत जरूरी ये चीज देखना है कि बच्चे का मोटिवेशन लेवल कितना है। 4 टाइप की अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं कि कब कब पुश चाहिए, सेल्फ पुश कैसे डेवलप किया जाता है, ऐसी कौन सी हैबिट डेवलप करें जिससे मोटिवेशन लेवल बना रहे। प्रेशर टेकिंग कैपेसिटी स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये हमने देख लिया कि किस टाइप की प्रेशर टेकिंग कैपेसिटी और उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, ये बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद परस्यू करने के बाद प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन देगा या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई जो है वो टोटल एक डिफरेंस है। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के बाद जो हम कोर्स में पढ़ने वाले हैं वो कुछ अलग पढ़ाई है। और जो प्रोफेशन में जो हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल, वो थर्ड स्टेज है। तीनों में अलग अलग नॉलेज सेट रिक्वायर्ड है। तो आपको पहले से चेक कर लेना चाहिए कि अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाने वाले हैं तो उसके बाद हमको कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहिए, इसका एनालिसिस पहले से कर लेना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गोल सेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल सेटिंग आज अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को गोल सेटिंग आना ही चाहिए अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। लास्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सेल्फ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट सीखना। और इसके बाद जो लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग मेथड्स, 3 टाइप की लर्निंग मेथड होती हैं। बच्चे का कौन से टाइप का लर्निंग मेथड है अगर ये पता किए बगैर, जैसे बच्चा अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि मम्मी या पापा मुझे याद नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, बार बार पढ़ लो या फिर बार बार लिख लो। उसने सवाल पूछा है कि मुझे याद नहीं हो रहा है और आपने आंसर दिया है कि बार बार पढ़ लीजिए या बार बार लिख लीजिए। याद करने वाला आंसर अभी तक नहीं आया है। तो लर्निंग की टेक्निक्स होती हैं, लर्निंग मेथड्स होती हैं, लर्निंग पोटेंशियल होता है हर बच्चे का अपना। कुछ कर करके सीखते हैं, कुछ देखकर सीखते हैं, कुछ देखकर और सुनकर सीखते हैं, कुछ सिर्फ ऑडिटरी होते हैं जो सिर्फ सुनकर सीखते हैं। हर बच्चे का पोटेंशियल अलग होता है, उसकी लर्निंग मेथड अलग होती है। इसी वजह से ये जो हमने 10 पॉइंट्स देखे ना, इसी की वजह से अगर किसी भी क्लास में, किसी भी कोचिंग में एक साथ एक ही टीचर बच्चों को पढ़ाता है लेकिन उनमें से 2-4 बच्चे जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, बाकी के बच्चे नहीं कर पाते, उनका कारण है जो हमने अभी यहाँ पर 10 पॉइंट डिस्कस किए। एक बार मैं क्विक रिवीजन करूंगा इस 10 पॉइंट्स का। स्ट्रेंथ, कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में जो पढ़ा है वो बहुत जल्दी ग्रैस्प कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो स्ट्रेंथ, आईक्यू लेवल, ईक्यू और एक्यू का कॉम्बिनेशन, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशनल लेवल, प्रेशर टेकिंग कैपेसिटी, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन आफ्टर परसुइंग ऑफ पर्टिकुलर जॉब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गोल सेटिंग, सेल्फ मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट और लर्निंग मेथड। These are the 10 important facts that you have to know before preparing of any competitive exam. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के पहले अपने बारे में ये चीजें जान लें, नहीं तो हम भी उसी दौड़ में शामिल हो जाएंगे कि 20 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं और सीट्स हैं 50,000। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। क्यों? आपको अपना एनालिसिस सेल्फ करना होगा और उसके बाद आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आप कौन सा कैरियर जो है वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो कैसे इस पे वर्कआउट किया जाता है, अब हम उस पॉइंट पर आते हैं। तो इट्स ए कैरियर मैनेजमेंट। कैरियर मैनेजमेंट के लिए आपको 4 फैक्टर्स जो है वो पता होने चाहिए। पहला, नो योर सेल्फ। जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वहां पर मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड टैलेंट, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, ब्रेन डोमिनेंस, मोटिवेशन लेवल, पर्सनालिटी टाइप,
अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस, डिसीजन मेकिंग एंड प्रेशर टेकिंग कैपेसिटी। कैरियर प्लानिंग में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेट करना पड़ेगा, जिसमें वैल्यू सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज को वैल्यू दे रहे हैं। क्या आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको आप थैंक्स बोल रहे हैं? चाहे आप किसी भी स्कूल में हो, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, चाहे आपके पास जो भी गाड़ी हो, चाहे आपके पास जो भी मोबाइल हो सकता ना हो, लेकिन क्या आप थैंक यू बोल रहे हैं? योर वैल्यू सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईक्यू जो है वो पढ़ाई से थोड़ा सा बिहेवियर साइड ज्यादा आता है। फिर कोर्स सिलेक्शन, कैरियर सिलेक्शन के अलावा आपका प्लान ए और प्लान बी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान ए जो है वो स्टडी ओरिएंटेड होना चाहिए, प्लान बी जो है वो स्किल ओरिएंटेड होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको पढ़ाई में हेल्प करने वाली चीजें हैं वो स्टडी एंड मेमोरी टेक्निक्स। अभी तक आपने ऐसी कोई भी टेक्निक्स जो है वो अगर सीखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आके इन चीजों को माइंड में रखकर आगे बढ़ना है। विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, वीए के एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग स्टाइल, स्टडी टिप्स, रिवीजन, मेमोरी, रीडिंग, हैप्पी एग्जाम टेक्निक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोटोग्राफिक मेमोरी। और इसके अलावा लाइफ स्किल, लाइफ स्किल में अगर स्टूडेंट की बात करें तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इज योर माइंड मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आपका कोई भी टैलेंट हो, आपका कोई भी स्किल हो, आप उसमें एक्सेलेंस अचीव कर सकते हैं। इफ यू हैव विल पावर, विल पावर के साथ सारी, जो विल पावर और ट्रेनिंग के साथ हर एक चीज जो है वो पॉसिबल है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल के साथ हम कैरियर ऑप्शन को बिल्ड करते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं, पहला हमने हमने बहुत जो टॉप चॉइसेस होती हैं वो हमने यहां पर लिए। मैनेजमेंट के लिए आपके अंदर अलग अलग स्किल्स होते हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, अलग अलग स्किल्स होते हैं। तो कौन कौन से स्किल्स और क्या क्या पैरामीटर्स यहाँ पे देखना है। मैनेजमेंट के लिए आपका इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जो है वो हाई होना चाहिए, साथ में बैलेंस ऑफ EQ, EQ एंड EQ। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के लिए लॉजिकल, और अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में जा रहे हैं तो विजुअल एंड फाइन मोटर एंड क्रिएटिव। और नेक्स्ट आपका जो कैलकुलेशन है, तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, अगर आप डिजाइनिंग में जा रहे हैं किसी भी डिजाइनिंग फील्ड में, तो आपके विजुअल जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी इस दुनिया में बना है वो पहले यहाँ माइंड में आया है, उसके बाद इस रियल वर्ल्ड में आया है। मेडिकल फील्ड में नेचुरलिस्टिक लॉजिकल स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ में जरूरी है हाई EQ विद बैलेंस EQ एंड AQ। क्यों? नेक्स्ट है लॉ फील्ड। लॉ फील्ड अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो लॉजिकल, क्योंकि आपको पढ़ाई और जो सेक्शन है वो याद रखना होंगे, और जरूरी नहीं कि आप लॉ करके आप एडवोकेट ही बनेंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड और बहुत बड़ा कैरियर ऑप्शन, अभी हम देखेंगे सारे कैरियर ऑप्शन। तो लॉजिकल के संग लिंग्विस्टिक, क्योंकि आपके पास बोलने की कला होना चाहिए, और साथ साथ हाई EQ और AQ। मैन्युपुलेशन टेक्निक जो है वो हाई IQ और AQ से आती है। CA और CS के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपका लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, हाई EQ AQ एंड बैलेंस EQ। स्पोर्ट्स कैटेगरी में जा रहे हैं तो काइनेस्थेटिक स्किल यानी कि बॉडी लेवल और विजुअल। आप देखेंगे स्पोर्ट्स कैटेगरी में जा रहे हैं, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपके आईज के पास आ रहा है तो वो जो जजमेंट होता है टाइम एंड मोशन स्टडी का, वो विजुअल से किया जाता है। साथ ही साथ पूरी बॉडी अगर हम देखेंगे तो ग्रॉस मोटर, और सिर्फ कलाई और फिंगर्स का यूज जो है वो फाइन मोटर। कई लोग जो है उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, उनके फाइन मोटर्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। कई लोग स्केचिंग और डिजाइनिंग में अच्छे होते हैं, उनके फाइन मोटर्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, एंड देयर हाई EQ एंड EQ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोगों ने पूरा 15 पॉइंट्स देखे, उनमें से ये पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग कोर्सेज के लिए बताया। अब आगे नॉर्मली हम आफ्टर 10th कैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो क्या क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो PCM, PCB, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या एग्रीकल्चर, ये होते हैं, या को हम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जाते हैं। इसके लिए ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है कि अगर मार्क्स इन 10th क्लास, अगर 10th क्लास में मार्क्स अच्छे आ गए हैं PCM में यानी कि मैथमेटिक्स में, तो हम PCM ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट थोड़े कम है तो विल गो विथ PCB, अगर मैथमेटिक्स से डर लगता है और केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छे लगते हैं तो विल गो विथ PCB। और लास्ट वन की कॉमर्स ऑप्शन। ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स जो है वो लास्ट डिकेड्स में बहुत इंप्रूव हुए हैं। इवन अगर आप देखेंगे कि कई जो टॉपर्स हैं लास्ट 2-3 ईयर से वो ह्यूमैनिटीज से हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कैसे सब्जेक्ट चेक करें? वो टीचर का एडवाइस ले लिया, पेरेंट्स एंड रिलेटिव एडवाइस, फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में, मोस्ट डिमांडिंग कैरियर या करंट ट्रेंडिंग। लेकिन यहाँ पर जो हम मिस कर देते हैं वो है कि अपना सेल्फ एनालिसिस हम मिस कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको यहाँ पर अलग अलग टेस्ट हैं जिनकी मदद से आप पता कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है हम उस पे आप पॉइंट पर आते हैं कि अगर आप पीसीएम ऑप्शन के साथ जाते हैं तो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज इंजीनियरिंग में और बीटेक में, और साथ ही साथ बी फैशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी, ये सारे ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये पीडीएफ जो है आप जो हमारा नंबर है 6262004567, उस पे आप जब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि आई नीड कैरियर मैनेजमेंट बुकलेट, तो ये पीडीएफ जो है वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। ये कोई रिस्ट्रिक्टेड पीडीएफ नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि किस किस कैटेगरी में हम लोगों ने लाइनअप किया है। नेक्स्ट जो है वो साइंस बी ग्रुप है, जिसमें हम सिर्फ एमबीबीएस को देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा फिर फार्मेसी या बीडीएस को, लेकिन बहुत ऑप्शन है यहाँ पर। लेकिन हर एक के लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स और टैलेंट होना चाहिए तो ही आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अलग अलग, और अभी लेटेस्ट मेडिकल फील्ड में जो डिप्लोमा कोर्सेज है, फिजियोथेरेपी के कोर्सेज हो गए, ऑप्टोमेट्री के कोर्स हो गए, ऐसे कई कोर्सेज जो हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो वो वही जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है मेडिकल में, वो जैसे करते हैं जो पैथोलॉजी स्टाफ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सपोर्टिंग स्टाफ भी अच्छी अर्निंग करता है। तो ये हो गया मेडिकल फील्ड। कॉमर्स के साथ अगर डिग्री कोर्सेज के साथ हम जाएंगे तो कॉमर्स के बाद आप बीकॉम, बैचलर इन कॉमर्स, ऑनर्स के साथ कर सकते हो। फिर स्पेशलाइज फाइनेंस कैटेगरी में कर सकते हो। बीएबीए में भी ये सेम ऑप्शन है। बीएबीए में आप आफ्टर 2 ईयर या तो पहले से आप इंटीग्रेट 5 ईयर कोर्स कर सकते हैं बीबीए में, या फिर 3 ईयर कोर्स कर सकते हैं। 3 ईयर कोर्स में आपको लास्ट ईयर में जो है स्पेशलाइजेशन आता है, बैचलर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग या बीकॉम प्लेन। अलग से डिग्री कोर्सेज की बात करें, सॉरी, अलग से सर्टिफिकेट और अलग अलग डिग्री कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर फिर लिस्ट है। तो कॉमर्स कैटेगरी में अलग अलग लिस्ट है। फिर सोशल वर्क में हम आएंगे या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, तो फिर यहाँ पर डिग्री है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में आप नेशनल या स्टेट लेवल खेले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। और साथ ही साथ सोशल वर्क में बीएसडब्ल्यू की डिग्री होती है सोशल वर्क में, और मास्टर डिग्री भी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्ट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, अब ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स जो है वो एक नया ट्रेंडिंग है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में। फिर बैचलर इन आर्ट्स और बैचलर इन रूरल स्टडीज, ये सारे कैरियर ऑप्शन अवेलेबल है। बिजनेस मैनेजमेंट के साथ जाएंगे तो यहाँ पर आईपीएम है, जो आईआईएम इंदौर और आईआईएम रोहतक में अभी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है ऑफर कर रहा है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड बीबीए और एमबीए की बात करेंगे तो डीएवी सीईटी से आईआईपीएस और आईएमएस और दूसरे कॉलेजेस मिलते हैं, बट टॉप जो है वो रैंकिंग के जो बच्चे हैं वो आईआईपीएस और आईएमएस चूज करते हैं। फिर इंटीग्रेटेड मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप सिंगल स्पेशलाइजेशन के साथ जाएंगे। और इसके अलावा बीबीए और जैसे बैचलर इन मैनेजमेंट साइंस, अगेन बीबीए ही होता है, वो सब्जेक्ट जो है उसके अंदर थोड़े डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट कैटेगरी है। ध्यान रखना है आपको, कोई भी कॉलेज, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज प्लेसमेंट को पहली प्रायोरिटी मत रखिए। प्लेसमेंट हो सकता है, कॉलेज अच्छा है, मैं किसी भी कॉलेज को अच्छा या बुरा नहीं बोलता हूँ, बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड ऑन स्टूडेंट, सेल्फ की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि उसको प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं। लेकिन सिर्फ प्लेसमेंट देख के कॉलेज चूज कर लेना सबसे इंपॉर्टेंट, कि प्लेसमेंट देखकर कोर्स चूज कर लेना वो सबसे गलत है। कॉलेज जो आप चूज कर रहे हैं वो आपकी चॉइस है, बट कोर्स को चूज कर लेना कि इस कोर्स में ज्यादा स्कोप है, आप ये तो देख लीजिए कि वो जो स्कोप है वो आप उसको परफॉर्म भी कर पाएंगे या नहीं। तो बिजनेस मैनेजमेंट। फिर प्योर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में जाएंगे तो बीएससी की जो डिग्री है वो यहाँ पर अलग अलग जो आप देख रहे हैं वो लिस्ट अप है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट होटल मैनेजमेंट, एक ऐसी कैटेगरी जो कहीं ना कहीं, और एक और इम्पोर्टेंट बीए इन कलिनरी आर्ट्स भी होता है, जरूरी नहीं कि होटल मैनेजमेंट। अगर आप शेफ और इस कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो कलिनरी आर्ट्स के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो लॉ की डिग्री है।
लॉ में भी अलग अलग ऑप्शन है, 3+3 ईयर ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। इज टोटली डिपेंड अपॉन यू। और आप सिर्फ BA LLB नहीं, आप BBA LLB, BCom LLB और कई दूसरे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मीन्स ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की, और अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं कर रहे हैं तो पहले 3 साल की आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे और 3 साल की आप लॉ की डिग्री लेंगे। लेकिन अगर आप दोनों साथ में कर रहे हैं तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में इसको कर सकते हैं। यहाँ तक कि BTech LLB भी अवेलेबल है कुछ कॉलेजेस में, जिसमें 6 ईयर का जो डिग्री है वो लगता है। मास कम्युनिकेशन एक और बहुत मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो मास कम्युनिकेशन की आती है, कि जो ट्रेंडिंग है। तो यहाँ पर जो बैचलर्स इन मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि मीडिया का चलन जो है वो लास्ट डिकेड में बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये जो करियर ऑप्शन है ये भी अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर लिया है तो एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस के साथ आप जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स की डिग्री, स्पेशली अब स्पेशलाइजेशन लिया आपने, इकोनॉमिक्स में ही जाना है, तो ये थोड़ा सा निश सेगमेंट हो जाता है। तो अगर आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्कोप एनालिसिस करके आपको आगे बढ़ना है। फिर नेक्स्ट जो है वो है परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगर आप म्यूजिक में, डांसिंग में, सिंगिंग में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, आपका टैलेंट है, तो आप परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ जाएंगे। क्रिएटिव हैं अगर आप, तो डिजाइन, फाइन आर्ट, क्रिएटिव एंड विजुअल एप्लीकेशन, ये सारा जो है वो आएगा। तो डिजाइनिंग का कैरियर, इसके लिए कुछ स्पेशलाइज एग्जाम्स हैं, क्या क्या कैरियर प्रोस्पेक्ट हैं और क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, ये सारा कुछ जो है, मतलब डिजाइनिंग में हम सिर्फ फैशन डिजाइनिंग पर जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे एप्रल यानी कि जो क्लोथ डिजाइनिंग होता है, कपड़ों की डिजाइनिंग होती है, फैशन, इंडस्ट्रियल, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, इंटीरियर, लेदर, सिरेमिक, जैम, गेम डिजाइनिंग जो होता है, फोटोग्राफी होता है, इवन जो जेम्स एंड स्टोन का डिजाइनिंग होता है वो भी यहाँ पर आता है, ग्राफिक, क्रिटवेयर, प्रोडक्ट, और यहाँ पे ज्वेलरी। हाँ, जो ज्वेलरी वाला ऑप्शन है ये बहुत तेजी के साथ, और इसमें अच्छे करियर ऑप्शन है, और लाइफ स्टाइल एक्सपेरियंस, यानी कि कई ऑप्शन है यहाँ पर डिजाइनिंग के साथ। फिर हमारे जो नॉर्मल लिबरल साइंस देखें, जिसमें BBA, BA, BCom यानी कि जो ग्रेजुएशन वाले कोर्स आते हैं वो यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर आपको चीजें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक आपको और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, ये कुछ लिस्ट है जो आप विथ डिग्री और विदाउट डिग्री दोनों तरीके से करते हैं, और जो अभी राइट नाउ ट्रेंडिंग कैरियर्स हैं, और इन फ्यूचर भी इनकी डिमांड जो है वो रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको विदाउट डिग्री भी डिप्लोमा के साथ या जनरल नॉलेज के साथ भी इसको कर सकते हैं। जैसे फैशन डिजाइनर, जरूरी नहीं कि आप इसका कोई एक्सपर्ट कोर्स करें, आप उसको स्किल डेवलपमेंट को, मीन्स ये वाली जो चीजें वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। इनमें से कुछ है जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेना होगी, बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि अपने स्किल पर आपको फोकस करना है। तो ये जो पर्टिकुलर मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये सारे कोर्सेज के बारे में थे। आप किसी भी कोर्स को, किसी भी करियर को ऑप्ट करने के पहले गो विथ बहुत एक सिंपल एनालिसिस, टिप्स एनालिसिस है, TIPS, टिप्स एनालिसिस, टैलेंट, इंटरेस्ट, पैशन एंड स्किल। टिप्स एनालिसिस याद रखिएगा। टैलेंट ये इनबॉर्न होते हैं, आपके अंदर ही होते हैं। ये वो जो टैलेंट, जो कुछ टैलेंट जो है हम उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं, कुछ टैलेंट को एक्सप्लोर लाइफ लॉन्ग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो आपका टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ये आप अपना स्कैनिंग करके देखेंगे लास्ट ईयर का, तो आपको समझ में आएगा कि आपको आज से 2 साल पहले कुछ पसंद था, 1 साल पहले कुछ, अभी कुछ पसंद है, और शायद अगले 6 महीने बाद कुछ और पसंद होगा। तो बी स्पेसिफिक ऑन योर इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज योर पैशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट वन इज आप कौन कौन से स्किल लर्न कर सकते हैं, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंसल्टेशन आप जो अभी देख रहे हैं वो एक कैरियर कंसल्टेशन सेशन है। अब नेक्स्ट आते हैं कि आप कैरियर असेसमेंट पे जाएंगे। फर्स्ट जो 2 टेस्ट हैं, अगर आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं सर मुझे तो BBA ही करना है, मुझे तो BSc ही करना है, मुझे तो IIT ही करना है, तो एक बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ गो फॉर सुटेबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट। एटलीस्ट कुछ तो बिहेवियर आप अपना जज कर पाए उस कोर्स को ऑप्ट करने के पहले। और इसका हमने चार्जेस जो है वो भी बहुत कम रखे हैं। सुटेबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट बोथ कम इन ए पैकेज ऑफ ओनली 299 रुपीज। यस, ओनली 299 रुपीज में आप ये, अगर आपका पहले से फिक्स है क्राइटेरिया, ध्यान से समझिएगा,
पहले से फिक्स क्राइटेरिया है आपका कि हाँ सर हमको तो फिक्स है कि हमको नीट की तैयारी करना है, हमको आईआईटी की तैयारी करना है, एज ए पेरेंट्स अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल परफेक्टली डिसाइड कर लिया तो आगे बढ़िए। लेकिन एक सुटेबिलिटी टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट, सुटेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जो आपका कैरियर इंटरेस्ट की सुटेबिलिटी बता देता है कि आप जिस कैरियर में आगे जाने वाले हैं। मेरे ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सुटेबिलिटी नहीं, जो कैरियर आप ऑप्ट करने वाले हैं उसकी सुटेबिलिटी। तो ये दो फर्स्ट टू कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है ऑनलाइन साइक्रोमेटिक टेस्ट का, यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव साइक्रोमेटिक टेस्ट। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो ऑनलाइन साइक्रोमेटिक टेस्ट है वो आपको क्या कैलकुलेशन बताएगा, वो आपको ओवरऑल कैलकुलेशन बता देगा कि आप किस चीज के लिए बेस्ट हैं, अगर आपने डिसाइड नहीं भी किया है तो भी। नेक्स्ट और एडवांस टेस्ट की तरफ जाते हैं हम, बायोमेट्रिक टेस्ट या डीएमआईटी टेस्ट। ये आपके फिंगरप्रिंट्स जो है वो स्कैन करता है और उसके बाद आपको जो है वो सारी कैलकुलेशन बताता है। एंड लास्ट वन इज कैरियर एस्ट्रोलॉजी। फर्स्ट फोर जो है वो साइंटिफिक हैं, फोर्थ लास्ट वन जो है वो एस्ट्रोन्यूमरो एनालिसिस है, वो हमारे पास एक्सपर्ट हैं, वी हैव सोमिन शर्मा जी विद अस जो ये पूरा देखते हैं। मैं डॉक्टर चेतन राय पर फर्स्ट फोर में डील करता हूँ, मैं फिफ्थ पार्ट जो है वो मेरा पार्ट नहीं है। बट एस्ट्रोन्यूमरो एनालिसिस अगेन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो आपको एक सही करियर गाइडेंस दे सकता है। तो मैंने बात की करियर असेसमेंट आपने कर लिया, रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आने के बाद कैरियर काउंसलिंग और प्लानिंग होगी। कैरियर और काउंसलिंग और प्लानिंग के बाद एक एडवाइस और गाइडेंस का सिलसिला जो है वो चलता रहता है, बिकॉज कई चेंजेस आपके आएंगे, कई क्वेश्चन आपके आएंगे, तो यहाँ पर एडवाइस और गाइडेंस जो है वो चलती रहनी चाहिए। और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप जिस एज में हैं, आज से 7-8 साल फिजिकल मेंटल सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो एक मेंटरिंग प्रोग्राम की जरूरत होती है सारे चेंजेस को एडजस्ट करने के लिए। अगर आप फॉर एग्जांपल इंदौर या इंदौर से बाहर या फॉरेन में पढ़ने जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एज ए पेरेंट बच्चों की कई चिंताएं होती हैं कि कैसे अपना ध्यान रखेंगे, खुद को संभाल कैसे पाएंगे। तो एक मेंटरिंग प्रोग्राम, और आप देख ही रहे हैं आजकल ऑनलाइन सिस्टम के संग आप कहीं पर भी हैं, पहले भी हम लोग लास्ट 2 ईयर से ये मेंटरिंग प्रोग्राम ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में चला ही रहे हैं, बट अब प्योरली ऑफलाइन मोड हम लोगों ने उसमें बंद कर दिया है। मेंटरिंग प्रोग्राम जो ऑनलाइन मोड के साथ ही हमने लॉन्च किया है, तो आप इसको भी प्लान कर सकते हैं। तो ये था मेरा सारा कुछ जो कैलकुलेशन है। एट लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसी भी कोर्स किसी भी कैरियर ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बट गो विद दी सुटेबिलिटी एंड पर्सनालिटी टेस्ट। अफोर्डेबिलिटी भी है इसमें और कहीं ना कहीं कि आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा, हम नहीं 100% मिलेगा, बट हम एटलीस्ट 30-40% तो अश्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर चेतन रायकवार और ऊर्जा काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग और बिजनेस अवसर के इस सेशन में माइंड प्रोग्रामिंग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे वो बिजनेस क्लास से हों, चाहे वो जॉब प्रोफेशनल हों, या वो स्टूडेंट हों, हाउस मेकर हों, या एक्सपीरियंस रिटायर्ड पर्सन हो, मैं आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। जो आपको प्रॉमिस करना चाहता हूं वो ये है कि इस सेशन के बाद 1% ग्रोथ लाइफ में तय है, ये 100% मेरी गारंटी है यहाँ पर। लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको प्रोग्राम बताने वाला हूँ, जो प्रोग्रामिंग बताने वाला हूँ, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताने वाला हूँ, आपकी तरफ से अगर 90 डेज फॉलोअप नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ बताया गया है, अगर 90 डेज तक आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। पहला रूल आपको ध्यान रखना है, ऐसे कोई भी सेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद केवल 3% लोग हैं इस दुनिया में जो अपने आप को बदल पाते हैं, और शायद यही कारण है कि दुनिया के अगर हम सक्सेसफुल रिच पर्सन में काउंट करें तो अगर पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देखें तो शायद 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे वर्ल्ड का 95% जो है वो मनी है, और 95% ऐसे बाकी के लोग जो हैं उनके पास सिर्फ 5% मनी जो है वो आपस में शेयर कर रहे हैं। तो यहां पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को बहुत ध्यान से देखना है, लेकिन किस तरीके से देखना है, भरे ग्लास की तरह नहीं देखना है, खाली ग्लास की तरह देखना है, अपने माइंड को ओपन करके देखना है। आपके माइंड में पुराने ऑलरेडी कई थॉट्स होंगे, कई बिलीफ होंगे, उन सारे बिलीफ्स को एज इट इज रहने दीजिए। ये जो नए कंसेप्ट है इनको एक बार अंदर जाने दीजिए, कुछ दिन तक फॉलो कीजिए, कुछ चेंज होता है तो बेस्ट, अगर नहीं होता है तो जैसी हमारी लाइफ है वो तो चल ही रही है।
So I formally again welcome you all in this session of mind programming, and it is one of the it is one of the webinar from Business अवसर program, जो यहाँ पर ये कंसेप्ट डेवलप करने आए हैं दो तरीके की चीजों में, कि लाइफ स्किल ट्रेनिंग एक तरीके की चीज होती है और दूसरे तरीके की चीज होती है बिजनेस ट्रेनिंग। लाइफ स्किल ट्रेनिंग और बिजनेस ट्रेनिंग, ये दोनों ही चीजें हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पर्सन की लाइफ में 90% यानी कि 90% समस्याएं सिर्फ पैसों की वजह से है। बाकी की 10% है लाइफ में जो रिलेशनशिप, हेल्थ, ऐसे फैक्टर जो कंट्रोल नहीं कर सकते उनकी वजह से है। लेकिन 90% समस्याएं जो है हमारी, हम पैसों से हल कर सकते हैं। तो 90% जो पैसों की समस्याएं उनको हल करने के लिए है बिजनेस अवसर, और जो 10% समस्याएं, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, चाहे पेरेंट्स से संबंधित हो, रिलेशनशिप संबंधित हो, इमोशन से रिलेटेड हो, आपके लव रिलेशनशिप से संबंधित हो, वो सब 10% कैटेगरी में आती है। तो वो सब आएगा लाइफ स्किल मैनेजमेंट में। तो ये जो लाइफ स्किल मैनेजमेंट और बिजनेस स्किल मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है, ये आपके लिए लेकर आया है बिजनेस अवसर, और उसका ये सेशन जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो थोड़ी देर के लिए सारा कुछ साइड करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दो काम एक साथ कर सकते हैं, कि सेशन भी सुन रहे हैं और साथ में एक मोबाइल भी चला रहे हैं, या सेशन भी सुन रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो प्लीज, हम माइंड प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं। आपको मैं यही बताने वाला हूं कि फोकस इज द की ऑफ सक्सेस। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि जो भी आपका काम चल रहा है, प्लीज रिज्यूम दैट पर्टिकुलर वर्क फॉर एन आवर, और पूरा फोकस जो है सेशन पे कर दीजिए। तो यहाँ पे जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इट मे बी पॉसिबल कि आपने पहले से उसको कहीं देखा हुआ हो, सुना हुआ हो, पढ़ा हुआ हो, लेकिन आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो आज यहाँ पर कुछ एनहांस होने वाले हैं, कुछ एनरिच होने वाले हैं। तो जैसा हमारा बिजनेस अवसर की टैगलाइन है, एनरिच पीपल, एनरिच भारत। समृद्ध भारत अगर हमें बनाना है तो लोगों को समृद्ध करना होगा, और लोगों को समृद्ध करने के लिए सबसे अच्छी जो टेक्निक है कि उनकी सोच समृद्ध की जाए। और उसी में जो हमारी पहल है, उस सोच को समृद्ध करने की जो पहल है, वो आज यहाँ पर इस सेशन से हमने की है। ये माइंड प्रोग्रामिंग जो है इज अ सेशन ऑफ सीरीज। ये टोटल हम लोगों ने जो है कई सीरीज में इसको डिवाइड किया, जिसका पहला आप आज सेशन जो है वो देख रहे हैं। तो मैं अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए, माइंड प्रोग्रामिंग जो भी आपके कंसेप्ट हैं वो आज यहाँ पे आप एक कुछ नए तरीके से देखने वाले, नई तरीके से डेवलप करने वाले हैं। तो इट्स माय रिक्वेस्ट, इट्स माय प्रॉमिस कि आपका यहाँ पर 8% ग्रोथ इस सेशन में आने के लिए 100% गारंटी के साथ तय है ये बात। एंड सेशन स्टार्ट होने के पहले ही मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है टाइम, वो आपने यहाँ पर दिया। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, माइंड प्रोग्रामिंग। माइंड प्रोग्रामिंग एक्चुअली है क्या? इट्स ए सेट ऑफ बिलीव्स। कुछ ऐसा, कुछ हम मानकर चलते हैं, कुछ हम जानकर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। कुछ हम मानकर चलते हैं, कुछ जानकर चलते हैं, और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो वो माइंड प्रोग्रामिंग है। बचपन से ऐसी कोई चीज हमारे माइंड में फिट कर दी गई है, और धीरे धीरे उन चीजों पर काम करते हुए हमने मान लिया है कि ये माइंड प्रोग्रामिंग है। अब कुछ माइंड प्रोग्रामिंग जो है वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, कुछ माइंड प्रोग्रामिंग एवरेज रिजल्ट देते हैं, और कुछ माइंड प्रोग्रामिंग नेगेटिव रिजल्ट देती हैं। तो हम कैसे जज करेंगे कि कोई भी माइंड प्रोग्रामिंग कौन सा रिजल्ट दे रही है? वो नॉलेज आपको यहाँ मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, जब तक हमें नॉलेज नहीं है और हम वो काम नहीं कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस दिन अगर आपको ये नॉलेज आ गया और उसके बाद नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़े लाइफ के, आप अपने लाइफ के हीरो भी बन सकते हैं और आपके लाइफ के विलन भी बन सकते हैं। तो ये आपकी जिंदगी है, ये आपकी लाइफ की स्टोरी है, और इसमें हीरो बनने का अधिकार सिर्फ आपको है। इसमें विलन नहीं बनना है। सही नॉलेज मिले तो उस पर एक्शन लेना है। एक बार एक्शन ले लिया तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो अपग्रेड होना शुरू हो जाएगी। या दिस इज अ जे कर्व, अपग्रेड होना हमको शुरू कर देना है। तो यहां पर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि हम हमारी लाइफ में हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, फ्रेंड्स, वर्क, फन, अभी यहां पर मैं 6 कैटेगरी और बताने वाला हूं। हमारी माइंड प्रोग्रामिंग जो है वो इन हर चीज को इफेक्ट कर रही है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स, हमारा वर्क, एवरीथिंग। अगर आप ऐसा सोचते हैं
कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, तो दिस इज वन बिलीफ। ये एक ऐसा सोचना है जो आपके बिलीफ, ऐसा बिलीफ है जो आपके पैसे को, आपकी वेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। वर्क को नए तरीके से देखना, माइंड प्रोग्रामिंग एक नए तरीके से करने के बराबर है। तो नेक्स्ट जो 6 कैटेगरी हैं, अगेन वो पिछले से रिलेटेड है कि आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपका मनी, आपकी पावर, सक्सेस, फन एंड अगेन जॉब या बिजनेस। आप अभी जितना अर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप में से कोई बिजनेस पर्सन है या फिर कोई जॉब प्रोफेशनल है, आप जितना अर्न कर रहे हैं कब उसका डबल कब होगा, इसका माइंड प्रोग्रामिंग आपके हाथ में है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कितने परसेंटेज आएंगे, ये आपके हाथ में है, आपकी माइंड प्रोग्रामिंग के हाथ में है। और ऐसे कई रिजल्ट हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी दे चुके हैं कि उन्होंने सेट किया है परसेंटेज, और वो परसेंटेज अचीव किया है, कुछ ने तो ज्यादा भी अचीव कर लिया है। तो यहां पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइंड पावर में बहुत ज्यादा पावर है, माइंड प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन हम क्या सोचते हैं और हम किस तरीके से वर्क करते हैं। हमें पहले सिखाया कि भाई बहुत मेहनत करो, बहुत हार्डवर्क करो तो ही रिजल्ट मिलेगा गारंटीड। तो हमने हार्डवर्क सीख लिया। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जब से बना हुआ है, उसमें एक ही चीज सिखाई गई है कि किस तरीके से मेहनत करना है और किस तरीके से क्लरिकल वर्क करना है। क्रिएटिविटी जो है उसको हमने थोड़ा साइड कर दिया और हमने हार्डवर्क करना सीखा, और बहुत हार्डवर्क किया, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की, सारी चीजों के लिए बहुत मेहनत की। लेकिन सिर्फ अगर मेहनत करने से हम सारी खुशियां जीवन में प्राप्त कर पाते, हर एक चीज लाइफ में वो प्राप्त कर पाते, जो हमारे सपने हैं उनको साकार कर पाते, तो शायद ये 95 और 5% का गैप नहीं होता। क्यों दुनिया में 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को फुलेस्ट फॉर्म में, मैंने कहा फुलेस्ट फॉर्म में, यानी वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। इतना अगर वो कर पा रहे हैं तो उन्होंने हार्ड वर्क नहीं, उससे कुछ एक्स्ट्रा किया है। तो हार्ड वर्क के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आई स्मार्ट वर्क की। तो कुछ लोगों ने स्मार्ट वर्क को शॉर्टकट समझ लिया कि शॉर्टकट जो है वो स्मार्ट वर्क है। कुछ लोगों ने कुछ स्किल डेवलपमेंट करके, कुछ स्किल एनहांसमेंट करके स्मार्ट वर्क पे आए। लेकिन दोस्तों यहां पर नेक्स्ट जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड माइंड वर्क। यानी जब आपका दिमाग काम करेगा, आपका चेतन मन और अवचेतन मन दोनों काम करेंगे, तब कमाल होगा। तो वो कमाल कैसे होगा वो भी देखते हैं। तो हमने स्मार्ट वर्क सीखा, हार्ड वर्क सीखा, और अब माइंड वर्क सीखने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि हाँ हम तो सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं सर, और स्मार्ट वर्क के, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं, जब भी हम लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं, तो सेल्फ मैनेजमेंट की हम शुरुआत तो करते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या कहानी होती है कि सर ये सब चीजें हाँ मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन मेरे पास अब टाइम नहीं। सारी उन चीजों को करने के लिए एक टाइम है हमारे पास जो हमारी लाइफ को डिग्रेड कर रही है, लेकिन जैसे ही अपग्रेड वाली बात आती है हमारे पास टाइम नहीं है सारी चीजों के लिए। अब मैं यहां पर वन बाय वन इन चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा जो मेन टास्क है वो है माइंड प्रोग्रामिंग का, एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी माइंड प्रोग्रामिंग, अगर आप ये वर्ड्स आपके मुंह से निकल रहे हैं कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास सर टाइम नहीं है अपनी लाइफ को इंप्रूव करने का, सर मेरे पास टाइम नहीं है बहुत सारा पैसा कमाने का, सर मेरे पास टाइम नहीं है अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से एंजॉय करने का, तो आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं सारे, और एक्सक्यूजेस से लाइफ नहीं बनती है। एक्सक्यूजेस आर ऑलवेज विद द लूजर्स। हमेशा ऐसे व्यक्ति जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो बहाने बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखिएगा, जो कुछ नहीं कर पाते हैं उनके पास क्या होता है, वो बहाने बनाते हैं। तो एक्सक्यूजेस आर ऑलवेज विद द लूजर। तो वो एक्सक्यूजेस जो है वो हमको अब कैंसिल कर देना है और कुछ नया सीखना है, ऐसा कि जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। तो वो ऐसी चीजें क्या हैं, छोटा सा एग्जांपल, मोबाइल को हम दिन भर यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जो मोबाइल को चला रहा है, और मोबाइल को हम चार्ज भी करते हैं, लेकिन जो मोबाइल को चला रहा है उसको चार्ज करना जो है वो हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि आपको एक पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और तो सबसे पहले आपको ये बिलीव, ये मानना पड़ेगा यू हैव ऑसम, अमेजिंग, मिरेकल, मैजिकल
पावरफुल माइंड। मैंने फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको ये मानना पड़ेगा कि यू हैव ऑसम, अमेजिंग, मिरेकल, मैजिकल, पावरफुल माइंड। ये आपको मान के चलना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होने वाला है। तो उस माइंड को, उस माइंड प्रोग्रामिंग को कैसे एक्टिवेट करेंगे वो हम अभी देखेंगे। तो एक्चुअली ये माइंड प्रोग्रामिंग होती क्या है, कैसे बनती है? तो माइंड प्रोग्रामिंग दो वर्ड से बना हुआ, वन इज माइंड, वन इज प्रोग्रामिंग। माइंड कैसे वर्क करता है ये प्रोग्रामिंग बताती है। हर एक, अगर हमको किसी से भी बात करना है तो उसकी एक भाषा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक भाषा में बात कर रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश के मिक्स में। अगर मैं अभी यहां पर चाइनीज बोलने लगूं या कोई दूसरी लैंग्वेज बोलने लगूं तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग में अगर वो लैंग्वेज नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। अब आपको वो प्रोग्रामिंग सीखना है जो आपके माइंड को, जी हाँ, आपके माइंड को समझ में आती है। तो वो प्रोग्रामिंग क्या है, वो माइंड प्रोग्रामिंग को हम देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि हमारा माइंड जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज लेफ्ट एंड वन इज राइट। आप सभी को ये पता होगा, लेफ्ट इज लॉजिकल एंड राइट वन इज, जो राइट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, राइट वन। तो लेफ्ट वन इज लॉजिकल एंड राइट वन इज क्रिएटिव। तो यहां पर लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है, अब यहां पे मैं आपको फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके स्क्रीन पर चीजें हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट ब्रेन यानी कॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन। इसमें क्या क्या पावर है वो देखते हैं। इसमें पावर है विल पावर, आपका लॉजिकल स्किल, आपकी सारी पावर, क्रिटिकल एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, एक्शन, सिलेक्शन, जजमेंट। यानी कि अगर मैं आपको यहां पर कुछ बता रहा हूं और आपके माइंड में आ रहा है ये सब तो सर हमने पहले से सुना रखा है, तो दिस इज योर लेफ्ट ब्रेन। और ध्यान रखना, ये लेफ्ट ब्रेन जो है सिर्फ 10% है, 90% जो है वो आपका राइट ब्रेन है। और राइट ब्रेन मीन्स सबकॉन्शियस माइंड, और सारी पावर, सारी माइंड प्रोग्रामिंग आपकी राइट ब्रेन में सेव है। लेफ्ट ब्रेन जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है आपकी राइट ब्रेन, यानी कि सबकॉन्शियस ब्रेन। तो अगर आपको कुछ भी माइंड प्रोग्रामिंग में चेंज करना है तो आपको सबकॉन्शियस में एंटर करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट ब्रेन इज 10%, सिर्फ 10% है। और सबकॉन्शियस ब्रेन कितना है? सबकॉन्शियस ब्रेन इज 90%। और इस 90% का अगर आपको यूज करना आ गया, नहीं नहीं नहीं, 90% का नहीं, सिर्फ 90% के 1% का। अगर आपको 90% के 1% का यूज करना आ गया तो लाइफ में चेंज हो जाएगा। अगर आप किसी की भी बात करें, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे गांधी जी हो, किसी की भी बात करें जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज किया है, 1 या 2% में तो उन्होंने कमाल कर दिया है। हमारा 1-2% एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन का टाइम ज्यादा है, इसलिए परसेंटेज को थोड़ा ज्यादा लेंगे। 1 से 5% अगर सबकॉन्शियस ब्रेन हम एक्टिवेट कर लें तो सारी संभावनाएं, सारी अपॉर्चुनिटी, वो सारे अवसर इस जिंदगी के जो हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देंगे, हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। तो सबकॉन्शियस में क्या क्या पावर है? इमेजिनेशन का, इंट्यूशन पावर। कई बार ऐसा होता है जब सबकॉन्शियस ऑलरेडी आप करते हैं ये चीज, जब हम अपने पिलो से, अपने तकिए से बोल के सोते हैं सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे उठना है, वो उठाता है, वो तकिया नहीं उठाता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उठाता है। तो इसको बोलते हैं टाइम कंसेप्ट ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग। तो अगर टाइम कंसेप्ट से हम सुबह उठा सकता है हमारा सबकॉन्शियस, तो एक पर्टिकुलर डेट कंसेप्ट क्यों नहीं यूज करते कि मेरे पास इस डेट को इतना पैसा होगा, या मेरे पास इस डेट को ये चीजें होंगी, यानी कि मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं करते हैं। इंट्यूशन पावर हमारे पास ऑलरेडी, कई बार ऐसा बोलते हैं कि मन कर रहा है कि आज वहां ना जाए और कुछ गलत वहां पर हो जाता है, तो आपका इंट्यूशन पावर काम कर रहा है। आपकी बिलीफ, आपकी क्रिएटिविटी, सारा विजुअलाइजेशन। यहां पे विजुअलाइजेशन की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आपकी सारी प्लानिंग, आपको ये लगता है कि हम जो प्लान कर रहे हैं वो हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपका जो सबकॉन्शियस प्लान कर रहा है वो सारी चीजें होंगी। और सबकॉन्शियस में वो सारी पावर है कि जब भी कॉन्शियस माइंड, जब भी लेफ्ट सबकॉन्शियस को कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो उसे करना है या नहीं करना है वो सबकॉन्शियस तय करता है। करने के भी वो 10 बहाने दे देगा और नहीं करने के भी 10 बहाने दे देगा। आपका जो वैल्यू सिस्टम है, हम पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं, ये बचपन से ये वैल्यू सिस्टम बनते हुआ आया है, तो ये सबकॉन्शियस में है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटी। आपके सामने लाइफ में जो जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो सिर्फ आपसे रिलेटेड है।
तो ये है लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हाउ माइंड वर्क्स। उसके पहले वापस जो चीजें हैं कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन कैसे काम करता है आपने देखा। लेफ्ट ब्रेन सिर्फ 10% है, राइट ब्रेन 90% है। और ये राइट ब्रेन जो है आपको मौके देता है, सबकॉन्शियस आपको मौके देता है, लेकिन ये मौके क्या होते हैं, ऐसे अवसर जो देता है, इन अवसर को हम पकड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जय वीरू की तरह हैं। और कैसा होता है, लेफ्ट और राइट, और इन दोनों को जो जोड़ती है वो है पीनल ग्लैंड। जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, उस समय वो पीनल ग्लैंड प्योर व्हाइट दूधिया कलर की होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो उसका कलर चेंज होने लगता है। जब आप माइंड प्रोग्रामिंग की टेक्निक करेंगे, कुछ मेडिटेशन, कुछ गाइडेंस मैं आपको यहाँ सब बताने वाला हूँ हुआ, जब वो करेंगे तो आपका माइंड वो पीनल ग्लैंड वापस कनेक्शन बनने लगेगा लेफ्ट और राइट में। जैसे ही कनेक्शन बन गया तो इट्स माय गारंटी, जैसा आप सोच रहे हैं वो होने लगेगा। अभी लेफ्ट ब्रेन कुछ बोलता है, राइट ब्रेन कुछ बोलता है, जे और वीरू को साथ में रखना पड़ेगा। और बहुत अच्छी लेफ्ट और राइट ब्रेन को जो काम एक साथ कराने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं अपने सारे सेशन में, जब भी हम ऑफलाइन सेशन लेते हैं, सेमिनार्स लेते हैं, अभी इस लॉकडाउन में बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं सारे सेमिनार्स को, जब भी सेमिनार्स लेते हैं तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि अपने राइट हैंड को आगे की तरफ जो है मूव करेंगे और अपने लेफ्ट ब्रेन को, सॉरी, लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। एक बार आप करके देख सकते हैं, राइट हैंड को आगे की तरफ और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ, और फिर जब थोड़ा ऐसा हो जाए तो एक साथ राइट हैंड को आगे की तरफ और साथ साथ लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज जो आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को वर्क करना स्टार्ट कर देगी। अभी नहीं होगा, अगर आपसे नहीं हो रहा है, एक हफ्ते प्रैक्टिस कर दी, एक हफ्ते में आपसे बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ मतलब ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है, इस तरीके से तेजी के साथ ये होना शुरू हो जाएगा। एंड इट एक्चुअली वर्क्स ऑन योर इंट्यूशन पावर। तो ये माइंड कैसे काम करता है, आप जरा उस पर आ जाते हैं, हाउ माइंड वर्क्स। यहाँ पे माइंड को समझने के लिए हम ऑलरेडी जो थ्योरी आपको आती है कंप्यूटर की और मोबाइल की, उस थ्योरी को लेके चलेंगे। कंप्यूटर में होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वैसा ही माइंड का जो ब्रेन है वो हार्डवेयर है, और इस जो माइंड है, मतलब हमारी बॉडी में जो ब्रेन है, ये जो फिजिकल हिस्सा है, ये हार्डवेयर है, और जो माइंड जिसको बोलते हैं वो सॉफ्टवेयर है। मोबाइल का भी ऐसे ही होता है, एक हार्डवेयर होता है, मोबाइल का आपको एक हार्डवेयर मिलेगा और उसके अंदर जो इंस्टॉल्ड है वो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। सेम विथ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो माइंड कैसे काम करता है उसको देखते हैं। माइंड के काम करने के दो तरीके हैं। पहला, न्यूरो पाथवे। न्यूरो पाथवे का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर होता है कि हमारा माइंड जो है वो छोटी छोटे न्यूरो पाथवे में काम करता है, और ये न्यूरो पाथवे जो एक बिलीफ सिस्टम है जो बचपन से बनते चले आए हैं। तो पहला कंसेप्ट है न्यूरो पाथवे। अब यहाँ पर ये न्यूरो पाथवे आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें बता देता है। भूख लगना एक न्यूरो पाथवे है, पानी पीना न्यूरो पाथवे है, और ये न्यूरो पाथवे जितना स्ट्रॉन्ग काम करता है उतनी जल्दी चीजें आपके सामने आ जाती हैं। आपको भूख लग रही है, न्यूरो पाथवे चार्ज होना शुरू होगा, ब्लिंकिंग होना शुरू होगा, और ये ब्लिंकिंग जब बहुत फास्ट हो जाएगी, यानी आपका बॉडी माइंड और सोल एक तरीके से काम करने लगा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना आपके सामने होगा, यानी मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। सेम विथ जब प्यास लगती है तो बॉडी माइंड एंड सोल तीनों एक तरीके से काम करते हैं और आप पानी आपको मिल जाता है। तो अगर आपको खाना मिल सकता है, पानी मिल सकता है, तो जब आप डिमांड करेंगे किसी मनी के अमाउंट का, किसी रिजल्ट का, तो वो भी आपको मिलेगा। बट होता क्या है, बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे और सोल लेवल पे हम उसको नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बॉडी माइंड एंड सोल तीनों लेवल पे जब काम करता है न्यूरो पाथवे तो मैनिफेस्टेशन होता है। मैनिफेस्टेशन, बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या मीनिंग है मैनिफेस्टेशन जो है वो ऐसा है कि हमने जो सोचा वो हो गया। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि सारी पावर जो आपके सोचने में, जैसा आप सोच सकते हैं वैसा आप बन सकते हैं। तो जो सोचने की शक्ति जब कन्वर्ट हो जाती है रियल चीजों में, उसको मैनिफेस्टेशन बोला जाता है। तो न्यूरो पाथवे जब अपने 100% पोटेंशियल पे काम करता है तो मैनिफेस्टेशन हो जाता है। दूसरी जो पावर है वो कैसी है कि आपके
थॉट्स में, आपके माइंड में आते हैं क्या थॉट्स? हमको हर दिन 60,000 थॉट्स से ज्यादा आते हैं और उनमें से 90% रिपीट होते हैं। तो उन थॉट्स में होती है वाइब्रेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्ट्रॉन्ग, 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 आई एम स्ट्रॉन्ग। दिस इज वन थॉट, इसकी वाइब्रेशन अलग होगी। और मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, मैं बहुत टेंशन में हूं, मुझे बहुत चिंता हो रही है, इसकी थॉट वाइब्रेशन एनर्जी अलग होगी। दोनों की वाइब्रेशन एनर्जी अलग अलग है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो थॉट यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, उनकी वाइब्रेशन एनर्जी गलत नहीं होना चाहिए। बार बार अगर आप रिपीट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई बीमारी है, और रोज उसको रिपीट कर रहे हैं कि मुझे तो बीपी है, मुझे तो शुगर है, नहीं। माइंड में इसको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ, इस अपने बॉडी से बोलना है, यस आई एम एक्सेप्टिंग दिस, आई एम सो सॉरी कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा, एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे सपोर्ट किया, और नाउ आई विल प्रॉमिस कि मैं इस चीज को चेंज कर दूंगा। पहले सॉरी बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, उसके बाद प्रॉमिस करेंगे कि अब आप उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन बार बार नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है। तो दो कंसेप्ट आपको याद रखना है, फर्स्ट इज न्यूरो पाथवे एंड सेकंड वन इज वाइब्रेशनल एनर्जी। अब आते हैं हमारे मेन कंसेप्ट पे कि ये माइंड प्रोग्रामिंग बनती कैसे है। तो यहां पर एक माइंडसेट है, एक बिलीफ सिस्टम है। माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम को हम इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन क्या है कि ये जो बीच में फिल्टर है, कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक, जी हाँ, कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक हमारे थॉट जो ट्रांसफर होते हैं और जो बार बार ट्रांसफर होते हैं, उनसे हमारी माइंड प्रोग्रामिंग बन जाती है। अब ये कैसी बनते हैं माइंड प्रोग्रामिंग? बचपन से देखते हैं हम लोग, जब भी हम कुछ रिस्क वाला काम करने जाते हैं तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं तो वो हो जाएगा। यानी कि क्या होता है, एक बच्चा अपने 20 साल की उम्र तक 20,000 से भी ज्यादा बार नहीं सुन लेता है। तो पहला हमारा माइंडसेट हो गया नेगेटिव माइंडसेट, नई क्रिएटिविटी नहीं सोच पाएगा। तो हमको अब उस क्रिएटिविटी को सोचना कैसे स्टार्ट करना है, वो आज हम सीखेंगे। जो भी कॉन्शियस माइंड से आप बार बार सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आप एक अमाउंट यानी कि 10,000 रुपए कमाते हैं और आप डालने लगे मैं तो हर महीने 20,000 रुपए कमाता हूं, 20,000 रुपए कमाता हूं, शुरुआत में ये लगेगा कि ये क्या है बात कर रहे हो सर, ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई, माइंड को, सबकॉन्शियस को बेवकूफ बनाना हो गया। तो ये बिल्कुल सही है। सबकॉन्शियस छोटे बच्चे की तरह होता है, उसको नहीं पता है कि हकीकत क्या है और हम जो चीज बोल रहे हैं वो हकीकत में है या नहीं, यानी ये हकीकत है या सपना है, ये आपको यहाँ पर जो सबकॉन्शियस को नहीं पता, वो छोटे बच्चे की तरह है। और छोटे बच्चे की तरह है तो आप उससे जो बोलेंगे वो मान लेगा। छोटा बच्चा कैसा होता है, अगर छोटे बच्चे से उसकी मामा बोले कि 20वें माले से जंप कर जा, तो बच्चा कर जाएगा, वो आउटकम नहीं देखता है। सेम हमारा जो है सब कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस जो बोलता है वो करता है, आउटकम नहीं देता है। फिर आउटकम वो अपने आप को हर्ट करने वाला है तो भी, मुझे तो लाइफ में बहुत टेंशन है, मुझे तो लाइफ में बहुत टेंशन है, मैं पैसे नहीं कमा सकता हूँ, ऐसा कई बार हमने एक रिसर्च करी, ऐसी कंपनी में, कुछ कंपनी में रिसर्च करी जिनके जो लोग हैं वो आपस में नेगेटिव बातें करते हैं। तो उन्होंने एक बार, हमने रिसर्च किया क्या कि लोगों ने आपस में बोलना शुरू किया कि इस बार तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, इस बार सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा, और हर रोज लंच के टाइम पे वो इस चीज को डिस्कस कर रहे थे, और इस बार हुआ भी वही, उनका इंक्रीमेंट नहीं हुआ। सो आपके जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स में पावर होती है, बार बार आप जो बोलते हैं उससे आपकी माइंड प्रोग्रामिंग बनती है, और ये माइंड प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो अब क्या करना है आपको कि जो आपका इनफ्लो जा रहा है कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में, और जो वापस रिटर्न आ रहा है कॉन्शियस से, अच्छा ये कॉन्शियस माइंड भी आपको इंस्ट्रक्शन देता है इंट्यूशन के फॉर्म में, कभी हम सुन लेते हैं कभी नहीं सुनते हैं। कई बार आपके सामने ऑप्शन आते हैं, अंदर से आवाज आती है कर लेना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। कई बार अंदर जब आपके सामने ऑप्शन आते हैं, आप डिसीजन लेने वाले होते हैं, अंदर से आवाज आती है नहीं करना चाहिए या कर लेना चाहिए, और हम उसकी नहीं बात सुनते हैं, हम कॉन्शियस माइंड से ऐसा कुछ सोच के चलते हैं कि नहीं हमारा बिलीफ तो ऐसा ही है। तो यहाँ पर बहुत बहुत एक इम्पोर्टेंट, बहुत फेमस स्टोरी है एलिफेंट की, हाथी की, कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है बचपन में,
तो उसको एक पतली सी रस्सी से बांधा हुआ रहता है और वो बहुत कोशिश करता है, नहीं तोड़ पाता है। अब वो बच्चा जो बड़ा हो गया है और उसको जो है वो पतली सी रस्सी से अभी भी बांधा हुआ है, लेकिन उसका माइंडसेट, उसका बिलीफ क्या बन गया है कि मैं ये रस्सी नहीं तोड़ पाऊंगा, और वो कितनी कोशिश करता ही नहीं है, यानी वो ये मान लेता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा ही हमारा जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है वो ये मान के चलता है कि ये एक पैटर्न है कि हम स्कूल करेंगे, कॉलेज करेंगे, जॉब करेंगे, पैसों की सेविंग करेंगे, पैसे कमाएंगे, बड़े आदमी बनेंगे। नो डाउट दिस सिस्टम इज वेरी ट्रू, कोई गलत सिस्टम नहीं है, लेकिन आपके अंदर के पोटेंशियल क्या आप 100% यूज कर रहे हैं? आपके सबकॉन्शियस का आप 100% यूज कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा 100% छोड़िए, उस 90% का 2 से 3% भी अगर आपको यूज करना है तो एक बार अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर कौन से स्किल पोटेंशियल है जो अभी तक आपने यूज ही नहीं करे। कॉन्शियस से मैसेज गया सबकॉन्शियस में मैसेज आया कॉन्शियस में। ये जितना स्ट्रांग होगा आपकी माइंड प्रोग्रामिंग उतनी स्ट्रांग होगी। अब एक माइंड प्रोग्रामिंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो जो हो चुकी है मैं उसको अभी सेशन में 1 आवर के सेशन में चेंज नहीं करना हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि आप किस तरीके से उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जी हाँ, रीप्रोग्राम करना जो है वो आपके हाथ में, क्योंकि जो पुराने बिलीफ बने हुए हैं ना उनको बने रहने दीजिए, उनको हमको छेड़ना नहीं है। अगर हमारे माइंड में ऐसा कुछ कंसेप्ट है कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, तो आपको, जब तक आप आसानी से पैसा नहीं कमा लेंगे, जब तक कि कंसेप्ट नहीं मिटने वाला है सबकॉन्शियस से। सो आपको यहां पर क्या बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है, आपको यह ध्यान देना है कि रीप्रोग्रामिंग होगी कैसे। तो रीप्रोग्रामिंग का कुछ कंसेप्ट है वो आपको समझना होंगे। पहला, हमारा माइंड जो है वो इमेजेस के फॉर्म में समझता है, उसको भाषा पिक्चर के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में समझ में आती है। कैसे इमेज के फॉर्म में? छोटी सी एक्सरसाइज जिसमें फर्स्ट कंसेप्ट और सेकंड कंसेप्ट दोनों का यूज करेंगे। फर्स्ट इज इमेज, सेकंड वन इज इमेजिनेशन। यानी आपका दिमाग जब भी सोचता है चित्रों में सोचता है, इमेजेस में सोचता है। दूसरा कंसेप्ट कि वो इमेजिनेशन की पावर है उसके पास कि कुछ भी सोच सकता है। तो इसके लिए छोटा सा एग्जांपल, आंखें बंद करेंगे और अभी सोचेंगे ताजमहल के बारे में, तो आपके माइंड में क्या आया? उसकी इमेज। अब सोचेंगे आप टेनिस बॉल के बारे में, अब टेनिस बॉल का मैंने नाम लिया तो आपके माइंड में ग्रीन इमेज ही आएगी टेनिस बॉल की। आप सोचेंगे माउंटेन के बारे में, आप सोचेंगे रिवर के बारे में, आप सोचेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। अब आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के बारे में आपने, मैंने जब वर्ड बोला तो कुछ लोगों को तो डल झील नजर आएगी, कुछ लोगों को वहां पर होने वाली हिंसा नजर आएगी। मीन्स जो आपने सेट कर रखा है पर्टिकुलर वर्ड के लिए वो इमेज दिखती है। तो अब आप अपने एक्सरसाइज से बाहर आ सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नो कमांड। माइंड को नो कमांड समझ में नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे बोलूं प्लीज क्लोज योर आईज, एंड गलती से भी अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचना है। गलती से भी ग्रीन एप्पल के बारे में नहीं सोचना है, सफेद हाथी के बारे में नहीं सोचना है। तो अगेन आपको वो सारा कुछ इमेज और इमेजिनेशन आ जाएगा। तो इमेज, इमेजिनेशन एंड नो कमांड, ये तीनों को आपको ध्यान रखना है। जानेंगे जब भी कमांड देंगे पॉजिटिव वर्ड्स में देंगे। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो है रिपीटेटिव नेचर में, यानी कि जब आप बार बार रिपीट करते रहते हैं। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग, एंड रिपीटेशन इज द मदर ऑफ माइंड रीप्रोग्रामिंग ऑल्सो। सो यहां पर माइंड रीप्रोग्रामिंग जो है वो आपको करना रहेगा, तो रिपीटेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है इन्वायरमेंट। तो जब भी आप कुछ चेंज करने वाले हो तो अपने फैमिली को कुछ बता दीजिए कि ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज आप करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो करेंगे तो उनको लगेगा कुछ नया चीज शुरू हुई है, और वो उनका जो बिलीफ सेट है, आई रिस्पेक्ट उनके बिलीफ सेट का भी, लेकिन वो आपको उस चीज को जब डीमोटिवेट करेंगे तो आप थोड़े दिन में इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एंड माइंड रीप्रोग्रामिंग 90 डेज का रूल फॉलो करती है। 21 डेज के 5 रूल, यानी कि 105 दिन। तो मिनिमम 90 डेज, मैक्सिमम 105 दिन, इतना तो समय आपको देना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस एंड एक्शन, लास्ट अगर दो चीज नहीं है
तो पहला 5 जो है उनका आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इवन वुमेन ऑल्सो, एंड टेक एक्शन टुडे। ध्यान रखिएगा, यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ एक्शन। ठीक है, आपको एक्शन करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इमेजिनेशन, इमेज, नो कमांड, रिपीटेशन, एनवायरनमेंट, प्रैक्टिस, एक्शन, इनका यूज कैसे करना है? फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, अफर्मेशन, यानी अपने आप से बोलने वाले, ऑटो सजेशन, यानी अपने आप से बोलने वाले सेल्फ अफर्मेशन, ऐसी पॉजिटिव बातें जो आप अपने आप से बार बार रिपीटेडली बोल रहे हैं। कैसे बोलते हैं? तो आपको नॉर्मल वर्ड्स नहीं बोलना है, आपको बोलना है पॉजिटिव, पावरफुल, वाइब्रेशनल वर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने वर्ड बोला है, पॉजिटिव, पावरफुल, वाइब्रेशनल वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव हो गया, आप अपनी लाइफ में बी पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव के साथ पावरफुल, और पावरफुल के साथ वाइब्रेशनल वर्ड, यानी एक तरीके से हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, ये क्या हुआ? पॉजिटिव वर्ड। लेकिन जब आप बोलेंगे आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, यानी जब उसमें वाइब्रेशन आ गई, आपकी वॉइस थोड़ी लाउड हो गई, तो पॉजिटिव, पावरफुल, वाइब्रेशनल वर्ड। अब ये क्या करना है? ये रीड भी करना है, राइट भी करना है, लिसन भी करना है, और बोलना भी, यानी स्पीक भी करना है। तो रीड, यानी जब पॉजिटिव, तो क्या करो, 10-15 वर्ड लिख के मिरर के साइड में लगा लो। जब भी तैयार होने जाते हैं, जब भी अगर तैयार नहीं भी हो रहे हैं, जब भी खाना खाने बैठ रहे हैं, पानी पीने जा रहे हैं, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, पॉजिटिव जो 10-15 वर्ड आपने लिखे, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पॉजिटिव, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम फिट, जो आपको बोलना है, आई एम वेल्दी, मनी इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग इनटू माय लाइफ, आई एम मनी मैग्नेट, दीज आर दी वर्ड्स। तो लिख लिया आपने और बार बार रीड कर रहे हैं। जब रीड कर रहे हैं तो जोर जोर से बोल के कर रहे हैं, यानी स्पीक वाला कंसेप्ट भी आ गया। लिसन, आप हेडफोन के साथ उनको खुद सेल्फ रिकॉर्ड करके सुन भी सकते हैं। और राइट, यानी आप बार बार लिख भी सकते हैं। लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड, देखो हमने अभी एक कंसेप्ट देखा था यहाँ पर कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस में मैसेज भेजता है। तो जब आप सुबह उठते हैं उसके नेक्स्ट 15 मिनट, और जब आप बिल्कुल सोने वाले होते हैं उसके बिफोर 15 मिनट, ऐसा ऑप्शन होता है कि वो खिड़की जो है कॉन्शियस से सबकॉन्शियस वाली वो खुली रहती है। तो आप बिल्कुल सोते समय मोबाइल को ड्रॉप कर दीजिए, कुछ न्यूज वगैरह जो है वो नहीं देखना है, नेगेटिव चीजों से दूर हो जाना है। ऐसी सारी चीजें जो नेगेटिव वाइब्रेशन आपके अंदर पैदा कर रही हैं फिजियोलॉजिकल लेवल पे, माइंड लेवल पे, उनको आपको टाटा बाय बाय कर देना है। रीड करना है, राइट करना है, लिसन करना है और स्पीक करना है। तो बिल्कुल सोते से उठ, जैसे ही आप सोकर उठ रहे हैं, लिखिए पॉजिटिव वर्ड्स, लिखिए ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। सबसे बढ़िया राइट करने का जो आप क्या राइट कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल, यानी आभार व्यक्त करना, थैंक यू नोट देना। मेरे पास अच्छा घर है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे पास खाने के लिए खाना है, थैंक यू थैंक यू। मेरे पास जॉब है, मेरे पास बिजनेस है। अगर नहीं भी है तो पहले उनकी लिस्ट बनाइए जो चीजें आपके पास हैं, और उनके बीच में जो नहीं है उनको मर्ज कर दीजिए, और हर चीज के लिखने के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार लिखिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या धन्यवाद 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 3 बार। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है अफर्मेशन की। और ऐसे ही अफर्मेशन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे ही अफर्मेशन आपको YouTube पर अवेलेबल है। आप लिखिए उसमें पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशनल वर्ड अफर्मेशन, और एक ऐसा ही वीडियो मेरे YouTube चैनल डॉक्टर चेतन रायकवार के YouTube चैनल पर है, जहां पर कुछ 12 पॉजिटिव वर्ड्स, उनको बस आप डेली सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने वाइब्रेशन डालने के लिए म्यूजिक भी डाला है। तो पावरफुल, पॉजिटिव, पावरफुल, वाइब्रेशनल वर्ड। तो लिखना है, सुनना है, पढ़ना है और बोलना है। सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा बोलने और सुनने से। तो अपने बारे में पॉजिटिव बोलिए। जब भी आप कुछ गलत बोलते हैं तो वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज गलत नहीं बोलना है, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स जो है वो बोलना है, और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशनल वर्ड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो विजुअलाइजेशन की टेक्निक है। जब भी आप ये सब कुछ बोल रहे हैं तो आपको सोचना भी है कि किस तरीके, जैसे मनी अफर्मेशन आप कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो वो पैसा कहां से आ रहा है, आपका बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट वाला जो मैसेज आता है वो मोबाइल में कितनी बार आ रहा है, ये आपको विजुअलाइज करना है।
सुबह उठते से पहले 15 मिनट में विजुअलाइज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बाद में विजुअलाइज करते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लास्ट वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, गाइडेड मेडिटेशन। बहुत अलग अलग तरीके के गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास समय है इस लॉकडाउन में, रोज 3 से 4 अलग अलग मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन किसका कर रहे हैं इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उनको फॉलो नहीं करना है, चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी हो, चाहे अवधूत शिवानंद बाबा जी हो, चाहे वो सदगुरु जी हो, चाहे शिवानी दीदी हो, ब्रह्म कुमारी हो, या कोई भी हो। आप जिनका भी गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, सब टू यू, फॉलो करें ना करें सब टू यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उन्होंने जो नॉलेज दिया है गाइडेड मेडिटेशन में, उसको करने के बाद आपको अच्छा फील हो रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है इस माइंड वैली, माइंड वैली गाइडेड मेडिटेशन, ऐसा आप डालेंगे। ये जो माइंड वैली गाइडेड मेडिटेशन ये इंग्लिश में है, ध्यान रखिएगा। तो माइंड वैली गाइडेड मेडिटेशन आप डालेंगे, या फिर आप बॉब प्रॉक्टर के गाइडेड मेडिटेशन डालेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है कि बॉब प्रॉक्टर का जब आप मनी अफर्मेशन या दूसरी चीजें सुनेंगे, कंटिन्यू रात को सोते समय सुनिए और देखिए। और अब आज मेरा यहाँ जो कंसेप्ट है कि माइंड प्रोग्रामिंग के मैं आपको फॉर्मूले बताने आया हूं, तो आज यहाँ मैं आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं। वो फॉर्मूले हैं अफर्मेशन। पहला फॉर्मूला है यहाँ पर अफर्मेशन का, मतलब माइंड प्रोग्रामिंग का जो पहला फॉर्मूला है वो अफर्मेशन के, अपने आप से पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशनल वर्ड्स बोलिए। अब आज आपको ये पता चल गया, आज के बाद आप YouTube पर अफर्मेशन पॉजिटिव वाले खूब सर्च कीजिए, आपको और नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जो है आप कई चैनल पे आज अवेलेबल है, आप विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे कई गाइडेड मेडिटेशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं यहाँ पर, जिनको करके आप जो है अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकते हैं, क्योंकि आपकी माइंड प्रोग्रामिंग बदल सकती है। सो यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मैंने जो 3 टेक्निक बताई हैं, ऐसी और भी कई टेक्निक है जो आगे के माइंड प्रोग्रामिंग सेशन में कंटिन्यू रहने वाली हैं। अब इसके 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कि जैसे आज आपने 100 रुपये का टिकट दिया, अच्छा इसमें 2 चीजें हैं। ये जो सेशन है ये बिजनेस अवसर का सेशन है। बिजनेस अवसर जो है वो हमारा एक ईयरली प्रोग्राम है जिसमें 52 वेबिनार्स और 12 ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाले हैं। उसकी जो फी है वो सिर्फ 10 रुपी पर वीक, यानी 520 रुपीज का वो प्रोग्राम है। अगर वो 520 रुपीज आप वन टाइम पे कर देते हैं तो पूरा ईयर आपको कोई फी नहीं लगेगा। अदरवाइज ऐसे सेशन के लिए अलग अलग सेशन होंगे, जो अलग अलग एक्सपर्ट ट्रेनर आ रहे हैं वो लेने वाले हैं। मेरे साथ और भी कई ट्रेनर्स की टीम है जो आपको लेने वाली है। तो वो ट्रेनर्स टीम जो है वो आपको सारी चीजें सिखाने वाली है। तो हर बार जो चार्ज है वो 100 रुपए से 300 रुपए, 100 रुपए से 500 रुपए के बीच हो सकता है। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन एक बार कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम का 520 रुपीज में, तो आपको पूरे ईयर यानी 30 जून तक सारे सेशन, सारे प्रोग्राम जो बिजनेस अवसर के उसमें आते हैं वो आपके लिए दोबारा चार्ज आपको नहीं लगेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए प्रोग्राम को। एंड यहां पर जो आपने कंसेप्ट सीखा है, तो अगेन आई विश यू हैप्पी न्यू यू। हैप्पी बर्थडे हमने बहुत बार विश किया है। नाउ दिस इज द टाइम, हैप्पी न्यू यू। एंड आपका टाइम देने के लिए, यहाँ पर आने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए, और मुझे आगे 90 डेज में पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको 3 बार थैंक यू बोलूं, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया।